नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आज की करंट अफेयर क्लासेस को। करंट अफेयर क्लास को शुरू करने से पहले आज की सबसे बड़ी खबर हम देख लेते हैं। तो 8 दिसंबर को हेलीकॉप्टर हादसे में जख्मी हुए ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह भी बुधवार को उनकी मौत हो चुकी है। अर्थात 15 दिसंबर को उनकी मौत हुई है। भारतीय वायुसेना ने दुःख जताते हुए इसकी सूचना दी है। इस हादसे में भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत कुल 13 लोगों की मौत मौके पर ही मौत हो गई थी। भारतीय वायुसेना ने ट्वीट करते हुए कहा है, "ये दुखद सूचना है कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का आज सुबह निधन हो गया है। इसी महीने 8 दिसंबर को वे हेलीकॉप्टर हादसे में जख्मी हुए थे। भारतीय वायुसेना उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करती है और इस मुश्किल वक़्त में उनके परिवार के साथ खड़ी है।" 8 दिसंबर को वायुसेना का हेलीकॉप्टर Mi-17 V5 बुधवार को जब दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, तो इससे देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत कुल 14 लोग इसमें सवार थे। इनमें से 13 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई थी, लेकिन ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जीवित थे। हालाँकि वरुण की स्थिति भी नाजुक थी, उनकी बॉडी लगभग 45% तक जल चुकी थी। तो 10 दिसंबर को उन्होंने तमिलनाडु में वेलिंगटन के सैन्य अस्पताल से एयरलिफ्ट कर बेंगलुरु लाया गया था। गुरुवार को वरुण सिंह को एम्बुलेंस के कुन्नूर से कोयम्बटूर लाया गया और वहां से एयरलिफ्ट कर बेंगलुरु के कमांड अस्पताल में भर्ती कराया गया और 8 दिन जिंदगी और मौत से लड़ते हुए ये नेक्स्ट बुधवार अर्थात 15 दिसंबर को उनकी मौत हुई है। और इनके बारे में देखें, इनके पिता भी आर्मी में अपनी जॉब दे चुके हैं और केपी सिंह नाम से जो उनके पिताजी हैं, उनके वो कर्नल से रिटायर हैं। इसके अलावा इनके भाई नेवी में उच्च अधिकारी हैं। अगर हम बात करें इनके बारे में, तो इन्होंने एनडीए की परीक्षा पास करके एयरफोर्स ज्वाइन की थी और अपने बैच के टॉप पायलट्स में थे, एक थे। तो इनके जानना देश के लिए क्षति की बात है। तो आइए देखते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर हैं क्या। सुप्रीम कोर्ट ने चार धाम सड़क जो परियोजना है उसके हिस्से के रूप में 3 राजमार्गों के जो कैरिज वे हैं था जो सामान ले जाने वाले रास्ते हैं, उनको 10 मीटर तक चौड़ा करने की अनुमति दे दी है। इससे पहले के आदेश में चौड़ाई केवल 5 मीटर तक सीमित करने के बाद इसको संशोधन कर दिया गया है, तो अब चौड़ाई 10 मीटर तक हो गई। भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन ने और अधिक महिला न्यायाधीशों की मांग को सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम के समक्ष उठाने का वादा किया है। पूर्वी इंडोनेशिया में 7.3 तीव्रता का भूकंप आया है। भूकंप का केंद्र पूर्वी नुसा तोगार प्रांत के उत्तर में फ्लोरेस सागर में है, तो देखेंगे आज इसके बारे में। इसके अलावा हाल ही में संसद की लोक लेखा समिति का शताब्दी समारोह आयोजित किया जा रहा है। जब इसकी जो सेंचुरी, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लोक लेखा समिति, जिसको पब्लिक अकाउंट कमेटी कहते हैं। इसके अलावा आज हम बात करने वाले हैं कन्या संघ केयू के बारे में। तो अगर देखते हैं आज के जितने भी करंट अफेयर का डिटेल में एनालिसिस, उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो की नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच पाएँ और आप सबसे पहले मेरी वीडियो को देख पाएँ। क्योंकि ये ना केवल आपके यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए सहायक होगा, बल्कि जितने भी डिटेल में अगर आप उनकी समझ विकसित करना चाहते हैं और जितने वनडे एग्ज़ाम हैं, चाहे वो एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या अन्य जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, उन सभी की तैयारी में आपकी ये हेल्प करेगा। तो शुरुआत करते हैं चार धाम यात्रा से और देखते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। तो अगर हम देखें, आपके अगर एक प्रश्न आता है, यूपीएससी का ये सामान्य अध्ययन पेपर 1 से लिंक टॉपिक है, लेकिन अगर आप इतिहास में अगर आपसे प्राचीन से आधुनिक काल तक कला के विभिन्न रूप कैसे रहे हैं या वास्तुकला कला के प्रमुख पहलू क्या हैं, उनसे कोई प्रश्न आएगा, तो वहाँ से एक टॉपिक कवर होगा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि चार धाम जो उत्तराखंड के अंदर है, वो कौन-कौन से हैं। उत्तरकाशी में गंगोत्री है, उसके अलावा उत्तरकाशी में यमुनोत्री है, चमोली जिले में बद्रीनाथ है और रुद्रप्रयाग जिले में है केदारनाथ। तो इस तरीके से टोटल कितने हुए आपके पास? टोटल है आपके पास गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ये 4 धाम हैं उत्तराखंड के, ध्यान रखिएगा। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। तो अब देखते हैं इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। तो आपको बताना चाहिए कि इसमें 3 न्यायाधीशों की जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठी है, उन्होंने क्या किया है, इस पीठ द्वारा सितंबर 2020 के पहले आदेश को संशोधित कर दिया गया है। पहले आदेश में ये निर्देश दिया गया था कि उत्तराखंड में 899 किलोमीटर जो सड़क नेटवर्क है, उससे हिस्से के रूप में जो 3 राजमार्ग हैं, उनमें सामान ले जाने वाले जो अर्थात कैरिज वे हैं, उनके लिए जो चौड़ाई थी, वो 5 मीटर तक होनी चाहिए थी। लेकिन रक्षा मंत्रालय द्वारा माँगी गई समीक्षा के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अब फैसला किया है कि सड़कों की चौड़ाई 10 मीटर तक हो सकती है। ऐसा केंद्र की माँग थी, जिससे उन्हें डबल लेन का मार्ग आगे बनाने में सुविधा होगी। तो 3 राजमार्गों ने इससे क्या फ़ायदा होगा, जो आपका स्ट्रेटेजिक जो इम्पोर्टेंस है इन सड़क का, उसको स्वीकार कर लिया गया है, जो चीन सीमा से जोड़ने वाले के लिए फीडर सड़कों के रूप में कार्य करेंगे, क्योंकि आपको बताना चाहिए उत्तराखंड का बॉर्डर चाइना या तिब्बत से लगा हुआ है। इससे क्या होगा, अगर आगे इन भविष्य में अगर कोई दिक्कत होती है, तो अगर हमें अपने वहाँ पे कोई भी वाहन ले जाने हों, तो उन पे क्या होगा, इससे फ़ायदा मिलेगी। तो जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने पर्यावरणीय चिंताओं के साथ ऐसी प्राथमिकताएँ होनी भी चाहिए, ऐसा करके उन्होंने दोनों में आवश्यक बैलेंस रखने की बात कही है। मतलब क्या है, एक तरफ आप पर्यावरण को भी ध्यान में रखिए, दूसरी तरफ देश की रणनीतिक स्थिति के लिए और उसकी सुरक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंस है, तो सड़कों का निर्माण भी होना चाहिए।
इसी बीच में संतुलन की बात को उसने दोहराया है। इसने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ए.के. सीकरी के नेतृत्व में एक निरीक्षण समिति के गठन का भी आदेश दिया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस संबंध में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों को शामिल करते हुए कार्यों के पर्यावरण के प्रति जागरूक तरीके से निष्पादित किया जा सके, कि पर्यावरण का भी सही से उसमें दोहन मतलब कि उसको सही से संरक्षण मिल मिल सके और उसके अलावा देश की रणनीतिक लोकेशन को भी फ़ायदा हो सके। आपको बता दें कि 10 मीटर चौड़ाई की माँग के पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे लॉजिक ये है कि जो क्योंकि अब ये पूरा उत्तराखंड पहाड़ी इलाके के ये हैं धाम। यहाँ दुर्गम इलाकों में होता कहाँ है? यहाँ पे क्या होगा कि जब सेना के भारी वाहनों को ले जाना होगा, मशीनरी ले जानी होगी, हथियारों, मिसाइलों या टैंकों को ले जाना होगा, यहाँ तक कि सैनिक ले जाने होंगे और उनके लिए खाद्य आपूर्ति ले जानी होगी, तो इसको स्थानांतरित करने में, ट्रांसपोर्ट करने में आवश्यकता मिले चाहिए होगी 10 मीटर चौड़ी सड़क के लिए, तो इससे क्या होगा आसानी होगी। इसमें देखा गया है कि ये तो सीधी बातें हो गई कि आपको इसमें फ़ायदा हो रहा है। अगर देखें पर्यावरणीय दृष्टि से इसमें क्या दिक्कत आ रही है, आपको बताना चाहिए कि अगर पर्यावरणीय क्षेत्र जो है यहाँ पे ये पहाड़ी इलाका है, अगर पहाड़ी इलाके में अगर आपने इतनी चौड़ी सड़क का निर्माण किया तो इससे क्या होगा कोई आपदाएँ आ सकती हैं, जिससे क्या होगा अगर आप लगातार तोड़-फोड़ करेंगे, वहाँ पर पेड़ों की कटाई होगी, चट्टानों के ढीले होने से वहाँ पर भूस्खलन का खतरा बढ़ जाएगा। इसके अलावा परियोजना को अनिवार्य पर्यावरण मंजूरी और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन प्रक्रियाओं को दरकिनार करते हुए इसको निष्पादित किया जा रहा है, ऐसा उनका मानना था। यहाँ पर पर्यावरणीय प्रभाव उचित तरीके से नहीं देखे जा रहे थे, तो उनको सही से देखा जाए। इस परियोजना के लिए रास्ता बनाने के लिए कथित तौर पर जो काटे गए हैं, जो पेड़ वो लगभग 25,000 हैं, इससे क्या होगा इस क्षेत्र का जो पारिस्थितिक रूप से संवेदन क्षेत्र है या सेंसिटिव ज़ोन है, इको सेंसिटिव ज़ोन है, तो क्या होगा और भी गंभीर हो सकता है। ऐसी भी जिसमें चिंता व्यक्त की गई थी पर्यावरण की दृष्टि से। इसके अलावा यहाँ पर व्यापक कैरीवेज़ के अधिक उत्खनन और ब्लास्टिंग की आवश्यकता होगी। जब आप लंबा-चौड़ा सड़क बनाते हैं, तो क्या करना होगा? आपको ना केवल वहाँ की खदानें या वहाँ के जो पहाड़ काटने होंगे, बल्कि कहीं न कहीं पहाड़ को तोड़ने के लिए आपको बम ब्लास्टिंग भी करनी होगी। जिससे क्या होता है, एक तो आप वहाँ पर क्या करेंगे आप कि अगर आप चाहेंगे कि रोड हमेशा कनेक्टिविटी मिले, तो उसको रोड को बनाने से समझौता तो आप कर नहीं सकते हैं। तो आप क्या करेंगे? उनको तोड़-फोड़ करेंगे, तो इससे हो सकता है कि वहाँ की जो टोपोग्राफ़ी है, उसमें क्या हो फिसलन आए, भूस्खलन आए, तो इसमें और दिक्कतें आएँगी। ऐसी बातें इसमें कही गई थी। तो इनको बीच में आपने सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि आप बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए, तो देखते हैं आगे क्या बैलेंस बनता है। अगर हम चार धाम परियोजना की बात करें, तो इस परियोजना में पवित्र हिंदू की जो तीर्थ स्थल हैं, उनको जोड़ने के लिए लगभग 899 वही 900 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्गों को विकसित करने और उन्हें चौड़ा करना इसमें शामिल है, जिसके अंतर्गत कुल 12,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को क्या है जोड़ने के कार्य किया जाएगा। इन राजमार्गों को 4 धाम महामार्ग या 4 धाम राजमार्ग और राजमार्ग निर्माण परियोजना को 4 धाम महामार्ग विकास योजना कहा जाएगा। 4 धाम राजमार्ग विकास परियोजना कहा जाएगा। आपको बता दें ये चारों धाम मिलकर देहरादून से कनेक्ट करेंगे और देहरादून किससे कनेक्ट हो जाएगा आपका सीधा लिंक करेगा चाइना से जिससे क्या उसमें फ़ायदा हो। अगर इसी से हम देखें कि भारत के 4 धाम कौन से हैं, हमने उत्तराखंड के 4 धाम तो देख लिए गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ठीक है? अगर भारत की बात करें तो भारत के 4 धाम क्या हैं? अगर सबसे उत्तर में है बद्रीनाथ, इसके अगर पूर्व में देखें तो पुरी है, दक्षिण में देखें तो रामेश्वरम है और पश्चिम में देखें तो द्वारका है। तो इस तरीके से भारत के 4 धाम कौन-से हैं? द्वारका, रामेश्वर, जगन्नाथपुरी और बद्रीनाथ। बात करेंगे महिला न्यायाधीश के बारे में, तो ये महिलाओं से संबंधित मुद्दा है कि महिलाओं आपने देखा होगा इस टाइम नए-नए महिला न्यायाधीश आ रहे हैं, तो उसमें कुछ और संख्या बढ़ाने के बाद हमारे जो मुख्य जो अधिकारी हैं आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, एनवी रमन, इन्होंने बोला है कि और भी कोलिजियम बात करेंगे कि इनका प्रतिनिधित्व और बढ़े। तो अगर हम देखें भारत की न्यायपालिका में महिलाओं की स्थिति अभी तक क्या रही है, क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट के 71 वर्ष के अगर हम इतिहास की बात करें तो टोटल 71 वर्ष में हुआ क्या है, केवल 8 महिला ऐसी हुई हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश हुई हैं। अगर हम बात करें पहली न्यायमूर्ति कौन थी महिला जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर गई, तो यहाँ से आप ये नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तो पहली सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश बनी है, वो है फातिमा बीवी। आप नीचे इनका फ़ोटो भी देख सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की तारीख से 39 साल के लंबे अंतराल के बाद बेंच पे पदोन्नत इनको किया गया था। तो फातिमा बीवी पहली ऐसी महिला थी जो सुप्रीम कोर्ट की जज बनी थी। अगर बात करें उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में, तो कुल 1113 अर्थात 1113 न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या है और इसमें केवल 80 महिला न्यायाधीश हैं। 6 अगर हम अगर बात करें हाई कोर्ट की, तो जो मणिपुर है, मेघालय, पटना, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड, यहाँ पर अभी भी कोई भी महिला न्यायाधीश नहीं है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सॉरी हाई कोर्ट के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट की तो अब बात छोड़ दीजिए। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि आज तक अभी भारत का कोई भी सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश महिला नहीं बनी हुई है। अगर देखें कि ऐसा क्यों हो रहा है, न्यायालय में महिलाओं के लिए क्या चुनौतियाँ सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? क्योंकि इनको जो भर्ती होती है उसमें इनके लिए जो रिटन टेस्ट पास करना परीक्षा सबसे बड़ी बाधा होती है, उनके मानदंड उसकी दिक्कत क्या है? ऐसा नहीं कि इनके अंदर काबिलियत नहीं, बस दिक्कत क्या होती है? यहाँ पर अगर आपको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का वकील बनना है तो आपको 5 साल प्रैक्टिस करनी होगी उसकी लोअर कोर्ट में।
तो इसके लिए क्या होता है लगातार प्रैक्टिस करनी होती है जिससे इनकी आयु क्या होती है 35 से 45 वर्ष पहुँच जाती है। इस आयु वर्ग में एक तरफ उनके पास तो अपना करियर बनाने की चुनौती होती है, दूसरी तरफ क्या होता है, कहीं न कहीं उनकी शादियाँ हो जाती हैं, वहाँ से कम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है या फिर उनके पारिवारिक उनकी कुछ ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती हैं। कहीं और काम के घंटे लगते हैं, घर के काम काम भी देखते हैं, जिसकी वज़ह से क्या होता है वो निरंतर जो प्रैक्टिस होती है वो नहीं कर पाती हैं, इससे महिलाएँ पिछड़ जाती हैं। बात करेंगे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में, क्योंकि इंडोनेशिया में 7.3 का भूकंप आया और लगातार भूकंप आते रहते हैं। तो ये आपके महत्वपूर्ण भू-भौतिक घटनाएँ हैं, जिसमें भूकंप प्रमुख रूप से उससे संबंधित मुद्दा है। तो देखते हैं आखिर है क्या? इंडोनेशिया ही बार-बार भूकंप की चपेट में क्यों आ रहा है? तो इंडोनेशिया इसलिए चपेट में आ रहा है क्योंकि रिंग ऑफ फायर क्षेत्र के साथ ये इसका बिलॉन्ग करता है। एक ऐसा क्षेत्र है रिंग ऑफ फायर जहाँ दुनिया के अधिकांश ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं। द रिंग ऑफ फायर ने हाल ही के दिनों में बड़ी मात्रा में गतिविधियाँ देखी गई हैं, जिसके लिए टेक्टोनिक प्लेटों के बड़े ग्रिड पर अपनी स्थिति के कारण इंडोनेशिया को कड़ी वहाँ पे दिक्कतें हुई। तो आपको बता दें, बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि अगर आप एक बाल्टी के अंदर पानी भरते हैं और उस पानी के अंदर आप थर्माकोल के थोड़े टुकड़े डाल देते हैं, तो टुकड़े क्या हैं वो थर्माकोल के वो आपके टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। अब वो प्लेट्स के अलग-अलग नाम दिए गए हैं, वो मैं बता दूँगा आपको। तो प्लेट्स क्या हैं, उस पानी के ऊपर तैरती रहेंगी। ऐसे क्या है, ये प्लेट्स हमारी पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा है अंदर निफ़े के अंदर स्याल सीमा निफ़े जो तीसरी परत है, उसके अंदर जो सबसे आंतरिक परत है, वहाँ पे है मैग्मा, उसके ऊपर ये प्लेट तैर रही है। तो प्लेट क्या है, नॉर्मल गति से तैरती है, लेकिन जब भी कभी मैग्मा बाहर आता है या कुछ हलचल मचती है, तो प्लेट ने तीव्र गति से वहाँ तैरती है। जब तीव्र गति से प्लेटें तैरेंगी, तो उससे क्या होगा, जो उनके किनारे वाले जो जो इलाके होंगे, बाउंड्रीज़ होंगी उनकी, वहाँ पर आपस में टकराव हो सकते हैं, एक-दूसरे के अंदर घुस सकते हैं, तो उससे क्या दशा हो सकता है, जिससे क्या होता है, वहाँ पर भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी क्रियाएँ होती हैं। तो इसी कारण क्योंकि इंडोनेशिया उनके किनारे पे बसा हुआ है, इसलिए वहाँ पे क्रियाएँ होती हैं। तो इंडोनेशिया की दिक्कत क्या है, वहाँ पर 3 प्रमुख महाद्वीपीय प्लेटें एक साथ वहाँ पे बिलॉन्ग कर रही हैं इंडोनेशिया के पास। उसमें एक है प्रशांत प्लेट, दूसरी है यूरेशियन प्लेट यानी यूरोप और एशिया की प्लेट, और तीसरी है इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। और इसके अलावा वहाँ पर छोटी फिलीपींस प्लेट का भी मिलन बिंदु है। इस तरीके से कुल टोटल 4 प्लेटें वहाँ मिल जाती हैं, जिससे क्या होता है, वहाँ पर ज्वालामुखी फटने और भूकंप की खतरा बढ़ जाता है। और बात करें इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया में लगभग 400 ज्वालामुखियों का घर है। इसमें से दिक्कत सबसे बड़ी क्या है इंडोनेशिया के अंदर, कि 127 जो ज्वालामुखी वो क्या है, सक्रिय हैं प्रेज़ेंट टाइम में, और जो पूरे विश्व का 1/3 हिस्सा यहाँ पे सक्रिय है। तो रिंग ऑफ फायर अगर हम बात करें तो देखते हैं क्या, अगर रिंग ऑफ फायर की बात करें, तो यहाँ पे जो ब्लास्ट टाइप की चीज़ें देख रहे हैं, ये क्या है, मेजर एक्टिव वोल्केनो, यहाँ पे वोल्केनो होते रहते हैं। तो रिंग ऑफ फायर क्या है, उत्तरी अमेरिका, आप अगर इसे चलेंगे दक्षिणी अमेरिका, फिर उत्तरी अमेरिका से होते हुए आप चले जाएँगे जापान, जापान से नीचे चाइना, ईस्ट चाइना सी से, फिर आप जो इंडोनेशिया ये वाला इलाका है और ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी इलाका है, ये पूरा इलाके को रिंग ऑफ फायर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा यूरेशियन प्लेट है, इसकी बाउंड्री देखिए यहाँ तक आती है। उसके अलावा यहाँ फिलिपाइन प्लेट की बाउंड्री यहाँ पे लगी हुई है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की बाउंड्री यहाँ पे लगी हुई है, आर्कटिक प्लेट नीचे से कर रही है, फिर प्रशांत प्लेट ऑलरेडी है ये वाली, और नाजका प्लेट यहाँ पे रही, कोको प्लेट ये रही, सारी प्लेटें यहाँ पे हलचल कर रही हैं। तो इस जो इलाका इंडोनेशिया वाला इलाका ये है, तो यहाँ पे क्या होता है, कहीं न कहीं गतिविधियाँ होती रहती हैं, इसी तरीके से मेजर ज्वालामुखी घटनाएँ देखने को मिलती हैं। द रिंग ऑफ फायर में 450 से अधिक ज्वालामुखियों का घर है, जिसमें दुनिया के 4 सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से 3 इसी के अंदर हैं। वो 3 कौन-कौन से हैं? यूएसए में बात की जाए तो वहाँ पर माउंट सेंट हेलेस है, जापान का माउंट फुजी है और फिलीपींस के माउंट पिनातुबो है। तो ध्यान रखना माउंट सेंट हेलेस, माउंट फुजू और माउंट पिनातुबे ये प्रमुख हैं, जो प्रशांत इसके रिंग ऑफ फायर के अंतर्गत आते हैं, और ये लगभग क्या होते हैं, वहाँ पे एक्टिव बने रहते हैं। तो अगर देखेंगे और डाटा की, तो दुनिया के लगभग 90% जो जो भूकंप हैं, वो रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में आते हैं, और दुनिया के 80% सबसे बड़े भूकंप भी यहीं पे आते हैं। टोटल 90% आते हैं, और 90 में से जो आते हैं, उनमें सबसे बड़े भूकंप में ये 80% संख्या रखते हैं। तो रिंग ऑफ फायर मैंने आपको बता दिया कहाँ-कहाँ बिलॉन्ग करती है। इसमें फिलीपीन सागर प्लेट, कोकस नाच का प्लेट, प्रशांत सागर किनारे का इलाका मैंने आपको बता दिया है। तो ये न्यूज़ीलैंड से लेकर चिली तक और ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका तक, एशिया तक ये फैला हुआ है। इसमें अगर देखें जोखिम क्या है, तो जोखिम ये है, रिंग ऑफ फायर में जो जब एक्टिविटी होती है, तो सबसे अधिक अधिक जोखिम कहाँ पे मिलता है? वो जोखिम मिलता है अमेरिका के पश्चिमी तट पर, चिली में, जापान में, सोलोमन आइलैंड में सहित जो द्वीपीय राष्ट्रों में, जैसे मैंने आपको बता दिया। थोड़ी दिक्कत कहाँ पे आएगी? इस इलाके में दिक्कत आने वाली है। एक बार अगर मैं आपको उसको कलर चेंज करके दिखाता हूँ, तो आप शायद और समझ पाएँगे। किस इलाके की बात की जा रही है, तो आप देखिए। तो एक तो जितने जितने इलाका ये देखिए, चिली का इलाका, ये साउथ अमेरिका का इलाका ये वाला, उसके अलावा ये कोको प्लेट के किनारे वाला इलाका, फिर उत्तरी अमेरिका में आप अलास्का के पास जाएँगे इसका, पैसिफिक प्लेट के बीच में यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जो सोलोमन आइलैंड वगैरह है वहाँ पे आएगा। ये जापान का इलाका है, वहाँ आता है। उसके अलावा जो आपने देखा होगा, यहाँ पे यहाँ पे जो द्वीप है, सुमात्रा, इंडोनेशिया वगैरह है, यहाँ पे ज़्यादा से ज्वालामुखी क्रियाएँ देखी जाती हैं, ये इसमें दिक्कत आती है। अगर हम देखें इसके अलावा ये क्षेत्र अधिक जोखिम में है, क्योंकि ये सबडक्शन ज़ोन है। सबडक्शन का मतलब क्या होता है? एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे टकराती, नीचे रह जाती है, तो वहाँ पर और गतिविधियाँ बढ़ जाती हैं।
तो अगर देखें रिंग ऑफ फायर का निर्माण कैसे हुआ, तो रिंग ऑफ फायर का जो निर्माण हुआ उसमें क्या हुआ है, कुछ समुद्री प्लेटें जब आपस में टकराई तो जो भारी वाली प्लेटें वो अंदर धँसी, हल्की वाली ऊपर रही, उनके धँसने से क्या होता है, जो नीचे धँसी हैं उन्होंने अंदर जाके क्या हुआ टूट-फूट हुई उनके अंदर, उससे क्या हुआ लावा बना, लावा बाहर आया तोड़ते हुए और वहाँ पर भूकंप आए, फिर ज्वालामुखी क्रियाएँ हुई हैं। बात करेंगे यूपीएससी जीएस पेपर 2 लिंक्स टॉपिक के बारे में और बात होगी लोक लेखा समिति की। ये आपका संसद और राज्य विधानमंडल के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण जिसमें जो संरचनाएँ हों, उसके अंतर्गत जो नई कमेटी बनती हैं, उससे संबंधित ये टॉपिक है। सबसे पहले देखते हैं कि पब्लिक अकाउंट कमेटी जिसको लोक लेखा समिति बोलते हैं, ये आखिर है क्या? तो लोक लेखा समिति ये इसका गठन हर साल 22 से अधिक सदस्यों की ताकत के साथ किया जाता है। मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है इसमें टोटल 22 मेंबर होते हैं, 22 या उससे प्लस हो सकते हैं। इसमें लोकसभा के 15 मेंबर होते हैं और राज्यसभा के 7 मेंबर होते हैं और इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। आपको एक चीज़ बता दें, यहाँ पर कुछ रूल नहीं है, लेकिन क्या हुआ है 1967 से आज तक अब इसमें आ रहा है प्रोसेस, जो लोक लेखा समिति होती है, उसका जो चेयरमैन होता है, वो विपक्ष विपक्ष का बनाया जाता है, अपोज़िशन बनाया जाता है, जिससे क्या हो, पारदर्शिता बनी रहे और भ्रष्टाचार कम से कम हो सके। इनके मुख्य कार्य की बात की जाए तो क्या करते हैं, जब भी कैग अर्थात जो महालेखा जो परीक्षक होते हैं, कं कंप्यूटर अटॉर्नी सॉरी इसमें जो कैग होता है वो क्या करते हैं, जब कैग अपनी रिपोर्ट ऑडिट कर देते हैं, तो ऑडिट रिपोर्ट को क्या करते हैं, जब ये संसद में प्रेज़ेंट कर देते हैं अपनी रिपोर्ट को कि इस साल खर्चा कहाँ-कहाँ कितने मद में कैसे हुए हैं, तो उस कैग रिपोर्ट को जाँच करने के लिए लोक लेखा समिति बनाई जाती है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ये कैग रिपोर्ट को क्या करते हैं, दोबारा से उसको जाँच करते हैं। तो लेकिन इनकी लोक लेखा समिति की सीमाएँ क्या हैं? इसमें क्या है, आप अगर एक तरफ से देखें आपको लगेगा इसमें तो कुछ इसमें पावर है नहीं, लेकिन क्या होता है अगर आप कहीं पर करप्शन हो रहा है, बाद में भी अगर रिपोर्ट आती है, यहाँ-यहाँ ये गलत चीज़ें हमने इन्वेस्ट की थी, यहाँ रुपया गलत हुआ है, तो आगे उसका ध्यान रखा जाता है, तो मेन कार्य लोक लेखा समिति का ये होता है। वैसे देखें तो ना तो कोई नीति में हस्तक्षेप कर सकते हैं, ना ही कोई खर्चा हो रहा है उसे रोक सकते हैं, ना खर्चों को सीमित कर सकते हैं, मतलब ये क्या है अगर कोई बच्चा जितने रुपए खर्च करेगा, उसे खर्च करने की पूरी आज़ादी होगी, बस खर्च करने के बाद उसे बता दिया जाएगा, आपने इतने रुपए यहाँ पे बेवजह खर्च किए थे, तो आगे इसका ध्यान रखिएगा, वही कार्य इसका है। ये प्रशासन के मामले में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता है, बस क्या करता है कुछ अपनी सिफारिशें देता है, परामर्श देता है, तो मंत्रालय चाहे उनकी परामर्श माने या चाहे ना माने, उसके कोई लिए बात नहीं है। साथ ही साथ क्या है, ये जितने विभिन्न जो डिपार्टमेंट होते हैं, वो कितना खर्चा कर रहे हैं, ये इसका उसको ऑडिट मतलब देख सकते हैं, जाँच कर सकते हैं, लेकिन उसके कोई अधिकार नहीं है, उनमें रोक लगा दें। इसके अलावा क्या है कि ये केवल क्या करते हैं, कार्यकारी निकाय होते हैं, अपनी राय देते रहते हैं, परामर्श देते हैं, आप सुधरना सुधर जाइए, नहीं सुधरना तो सरकार की अपनी इच्छा है। तो बेसिकली हम इसलिए इसको बनाते हैं कि आपको पता होता रहे कि हाँ, यहाँ हमारी कमियाँ हैं, उनको सुधार सकें, ये सुधारने का कार्य लोक लेखा समिति करती है। बात करेंगे कोन्याक नागा समुदाय के बारे में, तो कोन्याक संघ अर्थात जिसको केऊ के नाम से जाना जाता है, तो नागालैंड के मोन जिले में रहने वाले कोन्याक नागा जनजाति के शीर्ष निकाय ने क्या हुआ चर्चा में क्यों है? क्योंकि इन्होंने सोमवार को कोन्याक की धरती पर जो सशस्त्र बलों द्वारा अपने असहयोग को जारी रखने के लिए नियमों की घोषणा की है। मतलब क्या हुआ था, यहाँ पे अफसपा के चलते यहाँ पे जो आपस में टकराव हुए थे, तो उसमें जो लोग मारे गए थे, उनके विरोध को जताने के लिए, सशस्त्र बलों के साथ असहयोग करने के लिए, जो यहाँ पर जो नागालैंड का शीर्ष निकाय है, जिसको बोला कोन्याक नागा जिनको बोला जाता है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने बोला है, हम अपना असहयोग जारी रखेंगे। हुआ क्या है कि ओटिंग गाँव में हाल ही में क्या हुआ था, एक सुरक्षा घात में 14 नागरिकों की हत्या के बाद ये निर्णय लिया गया है। तो देखते हैं जो शीर्ष निकाय है कोन्याक नागा, ये हैं कौन? ये नागा जनजातियों के सबसे बड़े समुदाय में बिलॉन्ग करते हैं, सबसे शीर्ष पे हैं। ये नागालैंड में सोम जिले के निवास करते हैं, जिसे द लैंड ऑफ द एंक्स के नाम से जाना जाता है। अंग या वोंग उनके पारंपरिक प्रमुख हैं, जो उनके उच्च सम्मान रखते हैं, मतलब कि जो प्रमुख होता है उसका नाम होता है अंग या वोंग होता है। ये चेहरे पे टैटू बनाते हैं, उनके कुछ मतलब कुछ अलग-अलग चित्राकृति बना लेते हैं और साथ ही साथ क्या होता है, इनकी ये कोशिश होती है कि अगर ये इनका जो दुश्मन है उसका अगर सिर काट के ले आते हैं, तो इनको क्या होता है उनके लिए बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है। इनकी कुछ और भी अनूठी परंपराएँ हैं, जो इन्हें औरों से अलग करती हैं, कोन्यांग को अलग जनजातियों से। जैसे क्या होता है, ये गन स्मिथलिंग करते हैं अर्थात आयरन स्मेल्टिंग करते हैं, मतलब लोहे को पिघलाने का कार्य करते हैं, ब्रॉस का वर्क करते हैं, गन पाउडर को बनाते हैं। इसके अलावा ये माचे जिसको जंगलों के नाम से जाना जाता है और लकड़ी की मूर्तियाँ बनाने में ये बहुत माहिर हैं। अगर देखें कि इनके द्वारा मनाए गए अर्थात कोन्यांग के द्वारा मनाए गए प्रमुख त्योहार क्या हैं? तो ये आओलोंग एक त्योहार है जिसको अप्रैल के पहले सप्ताह में बेसिकली 1 से 6 तारीख तक से बसंत का स्वागत करने के लिए और बीज बोने से पहले भूमि को सर्वशक्तिमान मानते हुए उसका आशीर्वाद लेने के लिए, उनका आह्वान करने के लिए मनाया जाता है। यहाँ पर सर्वशक्तिमान को ये कहवांग के नाम से उनको मानते हैं। इसके अलावा इनका एक अन्य त्योहार है लाओ ओंगमो। तो लाओ ओंगमो क्या है, ये अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जाता है। ये पारंपरिक ये भी फसल उत्सव है। बेसिकली आपने देखा होगा आदिवासी लोग जो भी प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, वो प्रकृति की करते हैं और कहीं न कहीं कोशिश करते हैं कि प्रकृति में उनकी चीज़ें
सुरक्षित बनी रहें, प्रकृति उनको इतनी वरदान देती रहे। उनके प्रमुख तार आओ लेंग हैं और लाओ ओंगबो हैं, तो ध्यान रखिएगा। ये समुदाय है कोन्याक, इसमें जो मैंने टैटू वाली बात कही थी, ये चित्र वाली बात कही थी, ये लोग करते क्या हैं बेसिकली अगर आप इनकी पोशाक देखिए, तो अपने शरीर पे कुछ इस तरीके के निशान या टैटू बना लेते हैं, ये इनकी खासियत है। दूसरा क्या है, ये हथियार ऐसे इस टाइप के लिए घूमते रहते हैं। तीसरा क्या है, जो उनकी आपने देखा, ये पहनावा ऊपर देखा, ये कान देखिएगा, जानवरों के सींग वगैरह ये और उनकी हड्डियाँ वगैरह ये पहनते हैं। उनके आप देखिए बैक में भी इनको आपको यहाँ पे टैटू मिलेंगे, ये इनकी खासियत है। इसी तरह जितने भी करंट अफेयर थे उनका एनालिसिस कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपकी समझ में आ रहे होंगे। अगर इसका पीडीएफ फॉर्म चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए अपना ईमेल एड्रेस, इसमें आपको पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। इसी तरह के और भी रोचक और जानकार प टॉपिक्स को जुड़ने के लिए, सेशन में लगातार बने रहने के लिए आप जुड़िए मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा दयाल के साथ। मिलेंगे नए सेशन में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को करते रहिए। थैंक यू।